हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एग्जेम्प्टेड इनकम्स अंडर द सेक्शन 10। ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इस टॉपिक को बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जेम्प्टेड इनकम को अगर हम देखें तो जैसा उसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये वो इनकम्स हैं जो एग्जेम्प्ट है। अब ये एग्जेम्प्ट वर्ड कहाँ से आती है? एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि हम उसको माफ कर देते हैं, हम उसको नहीं लेते हैं। आपने कोई एक इनकम अर्न करी, हर इनकम जो अर्न की जाती है उसके ऊपर टैक्स के प्रोविजंस लगते हैं। कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर टैक्स के प्रोविजंस ना लगे, इसलिए उनको हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं। हम मतलब गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज है, इनकम टैक्स एक्ट है, उसको एग्जेम्प्ट कर देता है कि ये वाली इनकम्स ऐसी इनकम्स हैं जिसके ऊपर टैक्स के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, या फिर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद या उससे पहले उनके ऊपर टैक्स के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। वो इनकम्स जो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाती हैं, उनके ऊपर कभी भी टैक्स के कोई भी आपके प्रोविजंस नहीं लगते हैं जिसमें कि आपको टैक्स लाइबिलिटी देनी पड़े। कुछ ऐसी भी आपकी इनकम्स होती हैं जो पार्टी एग्जेम्प्ट होती हैं। इसका मतलब कि उसके कुछ पोर्शन पर टैक्स नहीं देना पड़ता, कुछ पोर्शन पे आपको टैक्स देना पड़ता है। कुछ पोर्शन पे आपके रूल्स नहीं लगते, कुछ पोर्शन पे आपके रूल्स लगते हैं। जिस पे नहीं लगते उनको हम बोलते हैं पार्टली एग्जेम्प्टेड। ओके। कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं कि अगर उन इनकम्स पे एक पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आप फॉलो करते हो और वो इनकम अर्न करते हो, तो एक कंडीशन के साथ आपकी वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो ये तीनों तरीके के हम पोर्शंस को यहाँ पर देखते हैं। क्या देखिए, मीनिंग ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम इज दैट इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल। इनकम टैक्स उस पर चार्ज नहीं होता। सच इनकम्स आर क्लासिफाइड एज अंडर, क्या क्या है? इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म part of total income nor is income tax payable on them. They are called fully exempted incomes. Fully exempted incomes कौन सी इनकम्स होती हैं? जिनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता और वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनते। टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, इसका एक सेपरेट वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो समझा है तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट। सेकंड क्या बोल रहे हैं? दूसरे तरीके की एक्सेप्टेड इनकम्स क्या है? इनकम्स विच आर इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। टोटल इनकम में हम उसको जोड़ते तो हैं बट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, लेकिन वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। इनको हम बोलते हैं पार्टली एग्जेम्प्टेड इनकम्स। पार्टली एग्जेम्प्टेड इनकम्स। ओके। नेक्स्ट थर्ड आती है, incomes of certain institutions or authorities are exempted subject to fulfillment of the required condition। अगर एक पर्टिकुलर कंडीशंस, अगर आप कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हो तो वो इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो इस तरीके से तीन तरीके की एग्जेम्प्टेड इनकम्स आती हैं एग्जाम में। 6 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, कई बार अगर आपके पेपर अलाउ करता है 10 मार्क का क्वेश्चन, तो एक राइट अ नोट ऑन एग्जेम्प्टेड इनकम्स आता है। 6 मार्क्स में भी डेफिनेटली आ सकता है। तो हमने वैसे तो और भी ज्यादा होती है, मैंने एक सिलेक्टिव 19 आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम्स ली हैं जो कि जनरली सबको पता होनी चाहिए। वो सारी पोर्शंस हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। वही पोर्शन लिया है जो आप इजीली याद भी कर सकते हो उनकी हेडिंग्स को। सबसे पहली आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम होती है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर अगेन हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, 3-4 मिनट 5 मिनट का वीडियो है। वो देख लेंगे तो सारे पोर्शन उसके डिटेल्स में आपको समझ में आ जाएंगे। सो एक एग्जेम्प्टेड इनकम है अपनी एग्रीकल्चर इनकम। इसमें क्या वो बोल रहे हैं? एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। अभी कोई भी इनकम जो कि इंडिया के किसी लैंड से आपका एग्रीकल्चर इनकम आती है उसको हम फुल्ली एग्जेम्प्ट मानते हैं। प्लीज इस बात को समझो, ये एक सिंपल लाइन है, इसके अंदर भी प्रोविजंस होते हैं कि वो लैंड कहाँ का होना चाहिए। वो रूरल लैंड होना चाहिए एंड वो इंडिया में होना चाहिए वो लैंड। एग्रीकल्चर इनकम में कितनी टाइप्स की इनकम आती है, वो वाला भी है कि आपने वेजीज एंड फ्रूट्स को सेल करके जो इनकम ली है, रेंट पर जो इनकम ली है, लैंड को रेंट पे देकर। तो थोड़े अंदर के प्रोविजंस हैं जो आप इनका एग्रीकल्चर इनकम के वीडियो में देख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट, सम रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एनी सम रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एट द टाइम ऑफ डिविजन इज टैक्स फ्री। एचयूएफ क्या होता है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक हिंदू फैमिली होती है, वो आपस में एक बिजनेस, फैमिली बिजनेस जो रन करती है वो एचयूएफ के अंडर भी कर सकती हैं। अगर वो एचयूएफ के अंडर रन करते हैं तो वो आपका जो बिजनेस होता है वो एचयूएफ कहलाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ओके। अभी कई बार क्या होता है, फैमिली में भी डिस्प्यूट्स आते हैं और पार्टीशंस हो जाते हैं, तो बिजनेस भी पार्टीशन में चला जाता है।
तो ये बोल रहे हैं अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप में जाता है तो जिसको वो मिल रहा है, जो पहले पहले ग्रुप में था उसका एक करता था, अब वो डिवाइड होके दो लोगों में चला गया, तो जिसके को मिल रहा है उसको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, तो उस पर आप टैक्स मत लगाइए, ऐसा एग्जेम्प्टेड इनकम का क्लॉज बोलता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 2। क्या बोल रहे हैं वो, एट द टाइम ऑफ डिवीजन जो भी आपको इनकम मिल रही है वो सब टैक्स फ्री है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉफिट ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन फ्री ट्रेड जोन। अगर फ्री ट्रेड जोन जो गवर्नमेंट ने जोन्स बना रखे हैं उसमें अगर कोई नई इंडस्ट्री बनती है, एक इंडस्ट्री फॉर्म हो रही है, और उसको जो भी प्रॉफिट्स मिल रहे हैं वो सारे प्रॉफिट्स आपके नॉन टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, उसके डिटेल में सेक्शन में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कंपनसेशन रिसीव्ड बाय विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस कांड, गैस लीक डिजास्टर। सो जो भी विक्टिम्स थे भोपाल गैस लीक डिजास्टर के, उनको जो भी कंपनसेशन गवर्नमेंट से मिला इन अ वे वो उनकी इनकम थी, लेकिन उस इनकम पे टैक्स नहीं लगाती गवर्नमेंट, उसको सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 बीबी के अंडर एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सम रिसीव्ड फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस। अभी किसी ने अपना 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कराया, ठीक, उसकी डेथ हो गई, उसकी फैमिली मेंबर्स को 1 करोड़ रुपए मिल गए, तो इनर भी इनकम तो है उनकी फैमिली मेंबर्स की, लेकिन इस तरीके की इनकम पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट बोलती है फुल्ली एग्जेम्प्ट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर कई बार ऐसा होता है कि बोनस भी मिलता है, ऐसा होता है जो आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हो, आपने 1 करोड़ का कराया, एक कुछ आपने पर्टिकुलर उनके सब क्लॉज को अगर फुलफिल किया तो 1 करोड़ 10 लाख आपको मिल गए, 10 लाख का बोनस मिल गया। अगर कोई बोनस भी मिलता है इन दिस केस तो गवर्नमेंट बोलती है हमें उस पर भी टैक्स नहीं चाहिए, 100% एग्जेम्पशन आपको प्रोवाइड करा रहे, नहीं चाहिए हमें उस पर टैक्स। नेक्स्ट सम रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब देखो यहाँ पे आप देखो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, ये सारे पोर्शन एक ही तरीके के हैं अलग अलग नाम से। अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीएफ सब जानते हैं, प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट पे ये फंड मिलता है हमको, तो उस पे अगर आपको कोई पेमेंट मिल रहा है कोई टैक्स नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना में हम हर हर टाइम हर साल हर महीने कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, जब वो मैच्योर हो जाता है तो हमें पैसा वापस मिलता है, वो भी जो पैसा मिल रहा है इनकम मिल रही है, कोई उसमें टैक्सेशन नहीं है। नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट में अगर हम अमाउंट डाल रहे हैं उससे हमें अगर कुछ मिल रहा है उसमें भी कोई आपका टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्पशन है इसमें, लेकिन क्या है कि जो आप निकाल रहे हो पैसा वो 40% ऑफ द टोटल अमाउंट नहीं होना चाहिए, फोर क्लोजर मतलब पहले अगर हम उसको क्लोज कर रहे हैं तो। नेक्स्ट इज नेशनल पेंशन स्कीम। आप सब लोग पेंशन करते हैं आजकल, सब प्राइवेटली करते हैं, सब लोग अपने हर महीने कुछ पैसा पेंशन में अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके बाद अगर वो मेच्योरिटी पे पैसा मिलता है पेंशन की, तो जितना भी आपको अमाउंट मिल रहा है इनकम मिल रही है टोटली एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर प्री मेच्योर अगर आप उसको निकाल रहे हो, मेच्योरिटी से पहले अगर आप पैसा निकाल रहे हो तो 25% तक आप निकाल सकते हो, जो कि टैक्स फ्री होता है। इस तरीके से अब यहाँ पे एक सवाल एक जनरली आता है बच्चों के अंदर, और जरूर आना चाहिए कि सर आप तो ये बता रहे हो कि मैंने ही पेंशन में पैसा डाला, मैंने ही पेंशन में मान लो 2,000 रुपए हर महीना कंट्रीब्यूट किया, अभी 10 साल के बाद या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सर यही पैसा 10 लाख हो गया, तो सर ये तो मेरा ही पैसा मुझे मिल रहा है, तो ये इनकम कैसे हुई? मैंने हर महीने 2,000 अपने साल के साथ 24,000 रुपए डाले, 10 साल में हम मान लेते हैं कि 8 लाख 10 लाख रुपए मुझे मिल रहे हैं सपोज, तो सर ये तो मेरा ही पैसा मुझे मिल रहा है, इनकम कैसे हुई? हुई, आप जो अमाउंट इसमें डाल रहे हो उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, आपको जो अमाउंट रिटर्न में मिल रहा है वो आपका इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलाकर मिल रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो आपकी इनकम है। गवर्नमेंट बोलती है हम उस इनकम को भी एग्जेम्प्ट करते हैं, वो इनकम को एग्जेम्प्ट कर रहे हो, आपने जो कंट्रीब्यूशन किया वो आपको वापस मिल रहा है, वो आपकी इनकम ही नहीं है, वो जो इंटरेस्ट इनकम हुई है आप उसको एग्जेम्प्ट कर रहे हो। तो ये सारे पोर्शंस जो हैं वो ये सारे पोर्शन यहाँ से 7 से लेके 10 तक ये सब आपके एक ही तरीके के पोर्शन है, आपको नाम याद करना थोड़ा आसान रहेगा। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट प्रीमियम और बोनस ऑन स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। कुछ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिए, कौन कौन से? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, बैंक अकाउंट का आपका बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन रिलीफ बोनस, पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट्स, इसमें अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई भी बोनस मिल रहा है, कोई भी प्रीमियम मिल रही है तो आपकी इनकम कहलाएगी, वो सब एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट स्कॉलरशिप्स, सबको पता है स्कॉलरशिप क्या होती है, कुछ बच्चे अभी कॉलेज में होंगे उनको भी स्कॉलरशिप मिल रही होगी। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, एनी फेलोशिप और स्कॉलरशिप ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च वर्क विल बी एग्जेम्प्ट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
जो कि पीएचडी के करते हैं और उन्होंने यूजीसी नेट में जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप की होती है, उनको कुछ पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से मंथली। वो सारा का सारा अमाउंट जो है टैक्स फ्री है, स्कॉलरशिप मिल रही है, ग्रांट मिल रहा है उनको गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, कुछ बच्चे कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उनको गवर्नमेंट आपका कास्ट बेस्ड स्कॉलरशिप देती है, कई बार परसेंटेज बेस्ड, अगर आपके 75% से अबव है तो आपकी एजुकेशन फ्री है, इस तरीके की स्कॉलरशिप देती है। ये जितनी भी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट से मिल रही है वो आपकी इनकम है, क्योंकि वो आपको खर्चा करना चाहिए था, आपने नहीं किया है ना, वे वो आपकी इनकम है। तो ये सारी इनकम एग्जेम्प्टेड है, आपको कोई टैक्स नहीं देना। नेक्स्ट इज अलाउंसेस ऑफ एमपीज एंड एमएलएस। एमएलएस को जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं तो उन सारे अलाउंसेस को हम एग्जेम्प्टेड इनकम मानते हैं, क्योंकि वो उनको जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं वो उनके एक्सपेंडिचर के लिए है, वो जो वर्क कर रहे हैं उसके एक्सपेंडिचर के लिए। ओके, अवार्ड और रिवॉर्ड, अब ये क्या बोल रहे हैं, एनी अवार्ड इन फॉर्म ऑफ कैश और काइंड granted by central or state government for the work of literature or scientific shall be exempt। कोई भी गवर्नमेंट से अगर आपको अवार्ड या रिवॉर्ड मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, किस काम के लिए, लिटरेचर वर्क के लिए या साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए, अगर आपको कुछ भी मिल रहा है तो वो सब टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्टेड है, नॉट टैक्स फ्री, एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट, अगर कोई अवार्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कोई अदर इंस्टीट्यूशन भी दे रहा है, अदर इंस्टीट्यूशन अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, आपको कुछ मिल रहा है, वो भी टैक्स फ्री है, अगर वो अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट इज पेंशन टू एन इंडिविजुअल अवॉर्डेड बाय वीर चक्र। अब देखिए वीर चक्र कौन सा आता है, परम वीर चक्र हुए आपके, ये महावीर चक्र हुए आपके, ये जो चक्र होते हैं जनरली, जहां तक मैं आई नो, ये सारे आपको अवार्ड्स जो भी मिलते हैं वो उनकी फैमिली मेंबर्स को मिलते हैं। सो ये जितने भी अवार्ड्स आपको मिल रहे हैं उसके ऐसे लोगों को जो पेंशन मिल रही है, जिनको ये वीर चक्र, परम वीर चक्र वगैरह आपको मिल रही है, उनको जो पेंशन मिल रही है, या उनके फैमिली मेंबर को बाई चांस अगर वो नहीं है तो उनको कोई भी इसकी अगर पेंशन मिल रही है तो वो बोलते हैं कि ये भी एग्जेम्प्टेड इनकम का ही पार्ट है, इस पे भी आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, फैमिली पेंशन टू फैमिली मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। क्या बोल रहे हैं, अगर आर्म्ड फोर्सेस में किसी वाइफ, उसकी मतलब विडो को या उसके बच्चे को अगर कोई पेंशन मिलती है तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट इज एनुअल वैल्यू ऑफ अ पैलेस ऑफ द एक्स रूलर्स। एक्स रूलर्स मतलब जो पहले राजा हुआ करते थे, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक पैलेस बनाया और उस पैलेस की एक एनुअल वैल्यू उनको मिलती है, एक इन अ वे उसको यूज करने के लिए कोई भी जो पैसा मिलता है। अब जैसे कि ग्वालियर में सिंधियाज का काफी अच्छा है, उनके सिंधिया का एक पैलेस भी है, उस पैलेस से जो भी उनको इनकम होगी वो सारी एनुअल वैल्यू जो होगी उस इनकम की वो एग्जेम्प्टेड इनकम होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब ये क्या बोल रहे हैं, एनी इनकम एक्रूड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिविंग इन ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश शैल बी एग्जेम्प्टेड। क्या बोल रहे हैं, कोई भी इनकम जो इन ट्राइबल पीपल को मिलती है, अर्न करते हैं, बोले उस पर भी कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत लोअर इनकम ग्रुप में, उनको ट्राइबल एरियाज को अपलिफ्ट करने के लिए इस तरीके से उन्हें टैक्स से फ्री करा गया है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम को किया है ना फ्री। नेक्स्ट इज, ये बहुत अच्छा है, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला जब पॉइंट आएगा तब भी इस पॉइंट को आप पढ़ोगे। क्या बोल रहे हैं, जो क्लबिंग ऑफ इनकम का पॉइंट आता है ये वही है, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड, इनकम अप टू 1500 इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर इज एग्जेम्प्ट। अगर कोई माइनर, माइनर कौन होता है, 18 साल से छोटा, अगर किसी 18 साल से छोटे बच्चे ने अब 1500 रुपए तक की महीने में इनकम अर्न करी है तो उस इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगना, एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर उससे ज्यादा उसकी इनकम है तो क्या बोल रहे हैं, एंड एनी एक्सेस ऑफ दैट अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द पेरेंट्स इनकम। पेरेंट की इनकम में जुड़ जाएगी, कौन सा पेरेंट, मदर या फादर, जिस किसी की भी इनकम ज्यादा हो उसमें वो एड ऑन हो जाएगी। क्या लिखते हैं, फिर से मैं रीड करता हूं, इनकम अप टू 1500 इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड एनी एक्सेस of that amount is included in parents income whose income is greater। जिसकी इनकम ज्यादा है उसके में ये इनकम जाके एड ऑन हो जाएगी। तो कहां तक एग्जेम्प्ट है, 1500 रुपीज तक ये एग्जेम्प्ट है। सो आई थिंक ये एग्जेम्प्टेड इनकम के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है।
प्लीज इस बात को समझो, ये हेडिंग्स आपको याद करनी पड़ेंगी, इसमें आप बिल्कुल नहीं बच सकते। बस याद सिंपल सिंपल तरीके से कर सकते हो। एक एग्रीकल्चर इनकम का हो गया, एक एचयूएफ का हो गया, कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम, समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि, इस तरीके के कुछ मेजर मेजर पॉइंट्स आप याद कर सकते हो। और उसके हिसाब से आप कुछ 8 से 10 पॉइंट आप प्लीज याद कर लीजिएगा और एग्जाम्स में आप उसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने रखते हैं। थैंक यू।